नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ब्लडी हॉरर स्टोरी। ये कहानी मुझे एक दोस्त ने शेयर की है और जिस इंसान के साथ ये भयानक हादसा हुआ वो मेरे दोस्त के छोटे वाले अंकल हैं, जिनका नाम अविनाश है। तो मेरा जो दोस्त है वो अपने पूरे परिवार के साथ राजस्थान के जयपुर में रहता है, लेकिन उनके अंकल यानी कि अविनाश जयपुर में ना रह के राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में रहते हैं, जहाँ पर कपड़े बनाने का काफी ज्यादा कारोबार होता है। तो वहाँ पर एक कपड़े बनाने की फैक्ट्री में वो सुपरवाइजर का काम करते हैं। अविनाश काफी पढ़े लिखे हैं और वो कभी भी भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं रखते थे। जब उनके सामने कोई ऐसी बात करता तो वो उसे मूर्ख कहने लगते थे। जिसके बाद अविनाश के साथ एक ऐसी घटना घटी जिससे आज तक वे सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। आज भी वो उस जगह की ओर जाते हैं तो उनके मन में भय बैठ जाता है। तो साथियों, शुरू करते हैं इस स्टोरी को। साथियों, इस स्टोरी को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने बारे में छोटा सा परिचय मुझे जरूर दें। जैसे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका क्या नाम है और आप कितने सालों से ये स्टोरी सुनते आ रहे हैं, ताकि आपसे मेरा और बेहतर जुड़ाव हो सके। हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार स्टोरी सुनने के लिए आए हैं तो इस चैनल और भी जबरदस्त बड़ी बड़ी कहानियां मैंने आपके लिए तैयार कर रखी हुई हैं। आप बाकी स्टोरीज को भी सुने और आपको लगे कि वाकई में कहानियां कमाल की हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए अब आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। आगे की कहानी आप अविनाश के पर्सपेक्टिव से ही सुनेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश। जैसा कि आपको मेरे बारे में पता चल ही चुका है कि मैं राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करता हूं। वैसे तो मेरी ड्यूटी दोनों ही शिफ्टों में होती है। मुझे 15 दिन नाइट शिफ्ट में गुजारने होते हैं और बाकी 15 दिन नौकरी के डे शिफ्ट में करने होती है। जब से फैक्ट्री में मेरी दूसरी पारी की शिफ्ट ड्यूटी लगी थी, तब से रात्रि में घर जाने में काफी देर हो जाया करती थी। ऑफिस से घर की दूरी यही करीब 1 किलोमीटर की रही होगी। जब तक बहुत जरूरी ना हो, रात में घर आने जाने के क्रम में रास्ते में पड़ने वाली सुनसान और सकरी गलियां, जिनसे होते हुए घर जल्दी तो पहुंच सकते हैं, पर उन्हें पकड़ना मैं पसंद नहीं करता था। क्योंकि एक तो वहां घात लगाकर बैठे 3-4 चोर उचक्कों का खतरा रहता था, तो दूसरी तरफ कुत्ते बहुत भौंकते थे। इनसे मुझे बहुत डर लगता था, इसलिए हमेशा पक्की सड़क वाली मुख्य मार्ग से ही घर लौटा करता था। अब एक बार क्या हुआ कि मुझे फैक्ट्री में काम करते करते काफी टाइम हो गया, क्योंकि उस दिन माल भरने के लिए गाड़ी आई हुई थी और उस माल को गाड़ी में लोड करने के चक्कर में मुझे फैक्ट्री में काफी रात हो गई थी। उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी, मानो जोरों की बारिश होने वाली हो। रात के 12 बजने वाले थे, बच्चे भी सो गए होंगे। पत्नी सुप्रिया भी मेरे बिना खाना नहीं खाती, खाली पेट वो भी मेरी राह देखती होगी। यही सब सोचते हुए टिफिन बॉक्स हाथ में लटकाए मैं तेज कदमों से घर की तरफ निकला। कुछ दूर चलने के बाद आज उस सकरी और कच्ची गली की राह ले ली ताकि जल्दी से घर पहुंच सकूं। हालांकि मैं कभी भी इस गली से जाना पसंद नहीं करता था, जिसका कारण मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन क्योंकि उस दिन मैं काफी लेट हो गया था तो मजबूरन मुझे उस गली के रास्ते को पकड़ना पड़ा। इतनी रात और ऊपर से यह सुनसान और सकरी गली। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि कुत्ते सतर्क होते दिखने लगे थे, मानो कोई अनजाना अनचाहा मेहमान चला आ रहा हो उनकी तरफ। वैसे मानव हो या ये कुत्ते, बिन बुलाए मेहमान किसी को पसंद नहीं आते। अपने इलाके में रात में आने जाने वाले हर एक इंसान को पहचानते हैं ये जानवर। इसी तरह मैं डर डर के आगे बढ़ता रहा। चोरों का ख्याल मन में आते ही शादी में मिली यह कलाई घड़ी खोलकर जेब में डाल ली। सासू माँ की अमानत व घड़ी उनकी आन बान और शान थी, जिसका कुशल छिम वो अक्सर पूछ लिया करती थी। सुनहरे रंग की उस घड़ी की उच्च गुणवत्ता से सभी को परिचित कराने में गौरवान्वित महसूस करते उनके चेहरे पर उठता वो चमक देखते ही बनता था। नहीं चाहता था कि मेरी पूजनी सासू माँ के मन को तनिक भी ठेस पहुंचे। इधर गली के भीतर की ओर बढ़ने पर अब वह और सक्रिय होती चली गई। इतनी सक्रिय कि 2 से 3 आदमी एक साथ आ जाएं तो आगे पीछे होकर चलना पड़ता। फिर सड़क कच्ची भी थी और कहीं कहीं से तो टूटी फूटी। बड़े धैर्यवान होंगे इस गली के निवासी जो इन रास्तों से रोज आते जाते होंगे। मैं महसूस कर रहा था कि 2 चीजें इस वक्त तेजी से चल रही थी। एक तो मेरे दिमाग में बिना सिर पैर की बातें और दूसरे में बढ़ते मेरा कदम। थोड़ा चलने के बाद एक मोड़ आया जहाँ एक मस्जिद पड़ता था। मस्जिद के ऊपर लगे बड़े भोंपू वाले लाउड स्पीकर के अलावा उस अंधियारे में और कुछ भी बड़े मुश्किल से दिख रहा था। और मैं महसूस कर पा रहा था कि वहां अब बड़ी भीनी सी खुशबू फैली थी। साथ ही ठंड भी थोड़ी थोड़ी बढ़ चुकी थी। अपनी धुन में मैं अपनी गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। थोड़े ही आगे बढ़ा था कि पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अभी तक कोई तो ना था मेरे आसपास। यकायक ये किधर से आ गई? कौन है यह? कोई कुत्ता या कोई चोर या फिर मेरा भ्रम? डर भी लग रहा था।
मैं न लूटना चाहता था और ना ही मुझे इंजेक्शन लेने का मन था। इसी संशय में मेरे कदम और तेज होने लगे और कदमों की वो आहट अभी भी मेरा पीछा कर रही थी। अभी तक डरावनी होती यह अंधेरी गली भी खत्म नहीं हुई थी। इसे पार करने में थोड़ा और समय लगने वाला था, पर अब मुझसे रहा न गया और बड़ी हिम्मत करके पलट कर देख ही लिया। पलट कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक से ऐसा लगा जैसे मेरे दिल ने मानो धड़कना बंद कर दिया हो। आधी रात को इस सुनसान सड़क पर मेरे अलावा सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत मुझे दिखाई दे रही थी और वो बड़े ही तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ती चली जा रही थी। तेज कदमों से बढ़ती चली आ रही उस स्त्री को देखकर जान पड़ रहा था कि मानो उसे भी इसी अंधेरी तंगली का एकाकीपन डसने लगा था। सफेद साड़ी में लिपटी होने की वजह से इसे इस अंधकार में भी आसानी से देखा जा सकता था। मन को अब इत्मीनान हुआ और शांत चित्त होकर सजगता से आगे बढ़ता रहा। अचानक से महसूस हुआ जैसे वो स्त्री ठीक मेरे पीछे खड़ी हो, मुझे आवाज लगा रही हो, थोड़ा रुकिए। अचानक मैं दोबारा पलट कर देखा कि सच में पीठ पीछे खड़ी वो तरुणी मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। तीखे नैन नक्श, ओजस्वी चेहरा, सुराहीदार कमर और पिंडलियों तक छूते सुनहरे घने बाल, कदकाठी से वो कोई अप्सरा मालूम पड़ रही थी। सफेद साड़ी में खड़ी वो स्त्री अंधेरे को चीरती हुई अपनी एकमात्र उपस्थिति दर्ज करा रही थी। मैंने पूछ लिया, जी कहिए, क्या बात है? जवाब में उस स्त्री ने निवेदन किया कि कृपया साथ साथ चलिए, अंधेरा होने की वजह से मुझे डर लग रहा है। तब पता चला कि हम दोनों की हालत एक जैसी थी। मैंने भी सहमति में अपना सिर हिला दिया। अब हम दोनों एक साथ आगे बढ़े जा रहे थे। इतनी रात गए इस सुनसान में, वो भी अकेले घर से बाहर निकलने का कारण। मैंने उस स्त्री से जानना चाहा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। फिर मैंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। कुछ पल के बाद जवाब आया कि वो मेरा घर पीछे मोड़ पर ही है। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए मुझे अभी निकलना पड़ा। अब भले आदमी लगे इसलिए मैं आपके पीछे हो ली। किसी अनजान पर इतनी रात में भरोसा करने की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा। कभी कभी जरूरत पड़ने पर ऐसा करना पड़ता है, मैं समझ सकता था। और हम लोग साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उस स्त्री ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और उसके हाथों में एक चमकती हुई अंगूठी थी। मेरे मुंह से अनायास निकल गया कि क्या है यह? उस स्त्री ने जवाब दिया कि आप इसे पहन लीजिए, ये आपके काम आएगा, आपको डर भय से ऊपर ले जाएगा और बूढ़ी ताकतों से भी बचाएगा। उसे साफ इनकार करते हुए मैंने खुद को उस अंगूठी से दूर किया और थोड़ा पीछे खिसका। मैंने कहा, देखिए, ऐसा है कि मैं इन सब दकियानुसी बातों में यकीन नहीं करता, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे मुझसे दूर रखें। मैंने बेरुखी से जवाब दिया। उस अंगूठी को लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। पर एक बात गौर करने लायक थी कि मेरे इतने बेरुखी भरे रवैये के बाद भी वो स्त्री तनिक भी विचलित नहीं हुई और बिल्कुल शांत चित्त होकर खड़ी रही। उसके साथ के व्यवहार पर मुझे भीतर से आत्मग्लानि भी महसूस हो रही थी। हालांकि मुझे पता था कि मैंने जो भी किया सही किया। गली भी अब खत्म ही होने वाली थी और पक्की सड़क मैं अपने सामने देख सकता था। तभी वह स्त्री रुकी और मुझसे आगे बढ़ते रहने के लिए कहा और मुझे कहा, कुछ जरूरी सामान घर पर ही भूल गई हूँ, इसलिए वापस जाना पड़ेगा। और वो वापस गली के भीतर लौटने लगी। उसके साथ चलकर मैंने उसे घर तक छोड़ने की बात कही तो बड़ी विनम्रता से उसने मना कर दिया। तब एक दूसरे से विदा लेकर हम दोनों अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले। घर आकर हाथ मुंह धोया। पूरा बदन दर्द से दुख रहा था, शायद हल्का बुखार भी था। मेरे कदमों की आहट से सुप्रिया भी जाग चुकी थी। मुझसे खाना खाने के लिए पूछा तो मैंने मना कर दिया। उसे खाने को बोलकर बिछावे पर चला गया। सुबह 5 बजे से मेरी दिनचर्या शुरू हुई। तड़के सुबह उठ करके व्यायाम, नहा धो करके बेटे को स्कूल पहुंचाना और फिर नाश्ता करके फैक्ट्री के निकलना। फैक्ट्री में काम का दबाव होने की वजह से कब सुबह से दोपहर हो गया पता ही नहीं चला। लंच टाइम हो चुका था। मेरे सहकर्मी मुझे खाना खा लेने के लिए कह रहे थे। फिर आपस में बतियाते हुए हम लोग खाना खत्म करने लगे। बातचीत के क्रम में मैंने सामने वाली दोस्त की अंगूठी देखी और बीती रात की सारी घटना आंखों के सामने तैरने लगी, जिसकी चर्चा मैंने साथियों से भी की। क्या था कि सबको खिंचाई का जैसे बहाना ही मिल गया था। तुम इतने स्मार्ट हो कि तुमसे सगाई करना चाहती होगी, गिफ्ट समझ कर रख लेते, आदि आदि तरह की बातें। जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म कर। मैं वहां से खिसका और अपने काम में लीन हो गया। मन में सहकर्मियों की कई बातें उलझ पुलझ रही थी। यही नहीं, वो बातें सही प्रतीत होने की गलतफहमी भी हो रही थी। कहीं सच में मैं उसे पसंद तो नहीं आ गया, इसलिए उसने अपनी अंगूठी मेरी तरफ बढ़ाई होगी। मैं अपने काम में व्यस्त हो गया और दैनिक उत्पादन का दबाव ज्यादा होने के कारण आज भी रात के 12 बज गए। पर आज साथ में एक सहकर्मी भी था जो घर वापसी में मेरे साथ हो लिया। थोड़ी दूर तक चलने के बाद वो अपने घर के लिए दूसरी तरफ मुड़ गया और मेरे सामने फिर से वही सकरी गली थी। मैं उधेड़ बुन में था कि क्या करूं क्या ना करूं।
पता नहीं क्यों पर फिर से उस गली में घुस गया, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो या मैं खुद से जाना चाहता था। हाथ में टिफिन बॉक्स लिए मेरे उत्सुक कदम आगे बढ़े जा रहे थे। और आज एक बात बड़ी अजीब थी, गली में एक भी कुत्ते नहीं दिखाई दे रहे थे। एक ही दिन में इतने परिचित हो गए ये बेजुबान जानवर मुझसे। ये सोचता हुआ मैं आगे चलता हूँ। मैं मस्जिद वाली गली से घूमा, थोड़ा आगे बढ़ा ही था तभी पीछे से आवाज आई, जनाब जरा ठहरिए। मैं ठिठक कर रुक गया और पलट कर देखा तो लहराते हुए सुनहरे बालों वाली वही स्त्री थी जो पिछली रात मिली थी। ललाट पर एक लंबी सी बिंदी लगाए और चेहरे पर तेज लिए काली साड़ी में वो मस्जिद के पास खड़ी थी, मुस्कुराए जा रही थी। इतने अंधेरे में भी एक अजीब सा प्रकाश उसके चारों तरफ और चेहरे पर अजीब सा आकर्षण। उस स्त्री की पहली भरी मुस्कान के साथ पूछा, आज भी आपकी मदद चाहिए मुझे, क्या मिलेगी? मैं हाँ बोलूं या ना कुछ समझ नहीं आया, फिर भी हामी में सिर हिला दिया और वो मेरे साथ चल पड़ी। आज चुप नहीं थी, वह बोले ही जा रही थी जैसे मेरे आने का इंतजार कर रही हो कि क्या क्या बताना है, क्या क्या पूछना है, मानो उसने सब कुछ पहले से ही सोच रखा हो। मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, घर पर कौन है, मेरी पसंद नापसंद वगैरह वगैरह टाइप के सवालों के तीर एक एक कर कर वो मेरी तरफ चलाती जा रही थी। उसके ना खत्म होने वाले सवालों की पोटली को भरते हुए मैं कदम से कदम मिलाए आगे बढ़ता जा रहा था। मैंने उस स्त्री से कहा कि इतनी रात को आप अकेली घर से बाहर निकलती हो, किसी को साथ लेकर निकलना चाहिए। फिर उसकी तरफ देखा, उससे सवाल किया कि आप कहाँ रहती हो, घर पर कौन है? उसने हंसकर केवल यही कहा कि क्या करिएगा जानकर, बस जब मिलना हो तो इसी वक्त इसी गली से गुजरना, मैं दिख जाऊंगी। और ठहाके लगाकर हंसने लगी। इस तरह के जवाब की मैंने कल्पना भी ना की थी। ऐसा सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब लगा था। बातें करते हुए हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी उसने अपने कंधे पर लटकाए थैले में हाथ डालकर कुछ निकाला। अपनी मुट्ठी में उसने कुछ छिपा रखा था। कुछ तो था उसमें, क्या पता नहीं। उसकी इस हरकत को मैं समझ नहीं पाया और तभी उसने मुझसे मेरा हाथ आगे बढ़ाने को कहा। उसकी बंद मुट्ठी की तरफ देख मैंने प्रश्न किया कि इसमें क्या है। मुस्कुराकर वो मुझसे मेरा हाथ आगे बढ़ाने की जिद करती रही। जब उसने अपनी बंद मुट्ठी न खोली तो मैंने भी साफ साफ इनकार करते हुए कहा, हम लोग जानते ही कितना है एक दूसरे को, और ऐसे ही किसी अनजान के बंद मुट्ठी में मैं कुछ भी तो ना ले लूंगा। जब मैं नहीं माना तो उसने अंततः अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली में वही चमकती हुई अंगूठी थी जिसे पिछली रात मुझे पहनाने का असफल प्रयास किया गया था। मैंने उसे समझाया कि अगर आप दिन में यह देती तो मैं शायद लेने के लिए सोचता भी, पर इतनी रात गए और ऊपर से यह अंगूठी देखने में ही बहुत कीमती लगती है, इसलिए आप मुझे माफ करें, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकता। मेरा नाम जवाब सुनकर उस स्त्री की आंखें तंज हो गईं और अजीब तरीके से घूरती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा कि मैं आपकी पूरी जिंदगी खुशहाल बनाना चाहती हूँ और आप हो कि अपने अभावपूर्ण जीवन में ही खुश हो, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे थे। अपनी तीखी होती आवाज से उसने कहा कि आप इस अंगूठी को एक बार पहन कर तो देखो, आपको एक नई और बिल्कुल अलग ही दुनिया दिखेगी। सारी दुख तकलीफों से ऊपर मैं अपनी ही बातों पर अडिग रहा और उसकी एक बात नहीं सुनी, ना मानने को तैयार हुआ। ऐसा करते करते हम दोनों गली के आखिरी छोर पर पहुंच गए थे। अचानक वो स्त्री बिल्कुल एक जगह स्थिर हो गई, पर मुझे आगे बढ़ते रहने को क्या खुद वापस अपने घर लौटने के लिए मुड़ी तो मैंने प्रश्न किया, क्या हुआ, आप वापस क्यों जा रही हैं? मेरे प्रश्न का बिना कोई उत्तर दिए वो लौटने लगी। उसका ऐसा रवैया मुझे बड़ा ही विचित्र लगा। जब उसे कहीं जाना ही न था तो आखिर क्यों आई मेरे साथ गली के इस छोर तक? हाँ, लौटते वक्त मुझे केवल एक बात कही गई कि जब कभी मिलना हो तो या अंगूठी चाहिए हो तो इस गली से गुजरना, मैं आपको मिल जाऊंगी। मैं भी कुछ नहीं बोला और तेजी से उस गली से निकलकर मुख्य मार्ग पर आ गया। बाहर स्ट्रीट लाइट की दुधिया रोशनी में समूचा सड़क नहाया हुआ था। रात के सन्नाटे में उस सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही आते जाते दिख रहे थे, पर मैं अब थोड़ा राहत महसूस करने लगा था। जो कुछ भी अभी घटित हुआ उसे लेकर मन में 100 सवाल उठ रहे थे। गली के पीछे छोर पर मैं कंक्रीट वाली मुख्य सड़क पर निकल तो आया, पर उस स्त्री की उलझाऊ बातें मेरे जहन में चहलकदमी करके दम बेदम बेचैन कर रही थी। आखिर कौन थी वो स्त्री और उसकी मंशा क्या थी? उस अंगूठी में ऐसी क्या बात थी जो मुझे पहनाने की खातिर उसने जिद पकड़ लिया था? वो हर बार गली के मुहाने तक आकर आखिर वापस क्यों लौट जाती रही? ऐसे अनसुलझे ढेर सारे सवालात थे जो रास्ते भर मुझे परेशान कर रहे थे। अंततः अपने घर की दहलीज पर आकर मैंने राहत भरी सांस ली। घर पहुंचकर उन फालतू की बातों से तो निजात मिला, पर एक तीखे बुखार ने मुझे अपने कब्जे में जकड़ लिया था।
पत्नी सुप्रिया से नजरें बचाकर मैंने दवाई निकली और चुपचाप बिछावन पर आकर लेट गया। लेकिन फिर मैंने अपने आप को उसी जगह पर उसी गली में खड़ा हुआ पाया। वो चारों ओर भयंकर सन्नाटा था और रोशनी के नाम पर केवल चांद की हल्की हल्की दूधिया रोशनी पूरे वातावरण में फैली हुई थी। थोड़ी देर पहले जो कुत्ते मुझे नजर नहीं आ रहे थे, वही कुत्ते वहां पर अब मुझे देखकर भौंक रहे थे। वो कुत्ते दिखने में काफी भयानक दिख रहे थे और जैसे कोई राक्षस उनके अंदर छिपा हो। मुझे फाड़कर मेरा खून पीने के लिए तड़प रहे वो बहुत ही बेचैन लग रहे थे और मैं यह दृश्य देखकर अंदर से ही पूरा दहल उठा था। मैं सोच रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं यहाँ से निकल कर गया ही था और अब दोबारा मैं इस जगह पर कैसे पहुंच सकता हूँ। मैं वहां से अपने घर की ओर का रास्ता देखने लगा और मुझे उस गली से थोड़ी दूरी पर मुख्य रोड दिखाई देने लगी थी। मैं उस मेन रोड को पकड़ने के लिए वहां से भागने लगता हूँ तो मैं बस दौड़े जा रहा था अपने पूरे जोश के साथ, लेकिन वो गली है कि पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं बस दौड़े जा रहा था अपने पूरे जोश के साथ, लेकिन वो गली है कि पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मुझे अपने पीछे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी हुई सी महसूस होती है और जब आवाज और तेज होती है तो मुझे ध्यान में आता है कि यह तो उस औरत की आवाज है जो मुझे 2 दिन से लगातार इस गली में मिल रही है। मेरे पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई, मैं बस दौड़े जा रहा था और अपनी पूरी ताकत के साथ। लेकिन ना तो वो गली खत्म होने का नाम ले रही थी, ना उस औरत की हंसने वाली आवाज। जब काफी दूर दौड़ने के बाद गली खत्म नहीं हुई तो मैं थक कर हार कर खड़ा हो गया। मैं खड़ा खड़ा सोच ही रहा था कि अब क्या किया जाए। वो मेरे पीछे जो स्त्री है, आखिर वो चाहती क्या है। जब मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत एकदम सफेद लिबास में चमक रही थी और उस भयानक अंधेरे में उसके चेहरे पर रोशनी चमक रही थी। दिखने में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, लेकिन जब वो मुंह फाड़कर हंसती तो काफी भयानक लगने लगती थी। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ती चली जा रही थी और बोले जा रही थी कि तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। मैं कब से तुम्हें ये कह रही हूँ कि ये अंगूठी पहन लो, लेकिन तुम हो कि मेरी अंगूठी पहन ही नहीं रहे हो। अगर तुम एक बार मेरी इस अंगूठी को पहन लोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जिस जिंदगी में अभी तुम जी रहे हो वो नरक से भी बदतर है। इस अंगूठी को पहन लोगे तो तुम्हें मेरी जैसी ऐसी ना जाने कितनी ही अप्सराएं मिलेंगी। बस तुम एक बार इस अंगूठी को पहन लो। लेकिन उसकी आवाज मेरे ऊपर कोई असर नहीं डाल रही थी। मैं तो अपने ही सवालों से अंदर ही अंदर जूझ रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं यहाँ से निकल गया था, लेकिन दोबारा ये औरत मेरे सामने आ कैसे गई। मैंने उससे बोला कि अभी मैं थोड़ी देर पहले ही तुमको मना कर के यहाँ से निकला हूँ। तुम्हारी दी हुई अंगूठी को बिल्कुल नहीं पहनूंगा। और मुझे जरा यह बताओ कि अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से चला गया था, अब दोबारा मैं इस जगह पर लौट कैसे आया हूँ। मेरा इतना बोलते ही वो औरत फिर से जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन इस बार वो हंसी धीरे धीरे एक भयानक आवाज में बदलने लगी। वो चेहरा जिसे देखकर मैं मदहोश हो रहा था, वो चेहरा धीरे धीरे एक भयानक चेहरे में बदला जा रहा था और वो अपने मुंह को मेरी ओर बढ़ाती जा रही थी। मैं अपने पैर धीरे धीरे पीछे की ओर खींच रहा था। इस वक्त मेरा पूरे शरीर का खून सूख चुका था और मेरे पैर में चलने की हिम्मत नहीं बची थी। अलग से आवाज तो बाहर नहीं आ रही थी। चेहरा पसीने में ऐसा हो गया था जैसे कि अभी नहा कर निकला हूँ। धीरे धीरे वो चेहरा और भयानक होता है और किसी शेर के मुंह के जैसा वो चेहरा फाड़ने लगता है और मेरे चेहरे को अपने अंदर निकलने की कोशिश करते हुए झट से मेरे ऊपर आ गिरता है। मैं जोर से चिल्लाकर उठता हूँ और अचानक से मेरी आंखें खुलती हैं। सामने देखा तो मेरी पत्नी सुप्रिया मेरे माथे पर ठंडी ठंडी पट्टियां रख रही थी। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि चलो यह सपना था। मुझे लगा कि आज तो मेरी जान सच में निकल गई। शायद मेरी पत्नी सुप्रिया को मेरे बुखार की भनक लग चुकी थी। अभी तो वो मेरे माथे के ऊपर ठंडी पट्टियां रखने लगी थी। अचानक मुझे ऐसा घबराता हुआ देखकर सुप्रिया ने कहा कि 2 दिन से आपकी तबीयत नासाज लग रही है, कल चलकर किसी डॉक्टर से दिखा लीजिए। सुप्रिया के बातों के जवाब में मैंने केवल हाँ में सिर हिला दिया और आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा। ब्लडी हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उसने भी फिर आगे कोई टोका टोकी नहीं की और अगली सुबह नींद खुली तो जहर से निजात मिल चुका था, पर सिर भारी सा लग रहा था, इसलिए आंखें मूंद कर बिस्तर पर ही पड़ा रहा। सुप्रिया ने भी बच्चों को तैयार कर उन्हें स्कूल पहुंचाया और लौटकर वो वापस आई तो रसोई के काम में जुट गई। मैं अभी तक बिस्तर पर ही पड़ा हुआ था। आज काम पर भी जाना मुश्किल ही लगा। पत्नी की निगाहें रसोई से मेरी था लेती गईं।
अपना काम निपटा कर वो मेरे सिरहाने आकर बैठी और बोली, कुछ बात है क्या? पिछली 2 रात से आपको परेशान देख रही हूँ। जैसे उसे मेरे साथ बीती सारी बातों की था लग चुकी थी। मैंने भी कुछ छुपाना मुनासिब नहीं समझा और बीती 2 रातों से उस गली में घट रही सारी घटनाओं को जस का तस बता डाला। सारी बातें सुनकर सुप्रिया के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी थी, पर अपने डर को भीतर छुपाकर उसने मुझे चिंता न करने की सलाह दी और वापस से गृह कार्य में तल्लीन हो गई। मैं भी पलक झपकाकर बिछावन पर लेटा रहा। थोड़ी देर बाद सुप्रिया की आवाज लगाने से मैंने अपनी आंखें खोली और, नहा धोकर तैयार हो जाइए, मैंने घर पर किसी को बुलाया है। मेरे पूछने पर उसने बस इतना कहा कि जब आए तब खुद ही देख लीजिएगा। सच में घंटे भर बाद दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। अलख निरंजन। घर की चौखट पर खड़े कुल पुरोहित की आवाज लगाने से मैंने उधर पलट कर देखा। पत्नी सुप्रिया ने उन्हें घर के भीतर बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और बैठने के लिए आसन दिया, पर कुल पुरोहित की नजर जैसे मुझ में कुछ तलाश रही थी। बड़े ध्यान से वो मुझे यूं ही घूर रहे थे। सुप्रिया ने पुरोहित जी के आगे जलपान परोसा, पेट भर भोजन कराया। तत्पश्चात मेरी तरफ देख इशारे से उन्होंने कुछ बताने की कोशिश करने, जैसे कुलपुरोहित की टुनहाई आंखों ने मेरे मन की सारी बातें पढ़ ली थी और पलकें ढककर उन्होंने सुप्रिया को शांत रहने का इशारा किया। वो मुझसे बोले, बेटा पिछली रातों में घटी सारी बातें मुझे विस्तार से जाननी है। मैंने भी फिर कुछ नहीं छिपाया और हर बात विस्तार से उन्हें बता दी। सारी बातें सुनकर पुरोहित के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी, पर संयम से काम लेकर उन्होंने अपनी चित्त की निर्मलता को भंग न होने दिया और आंखें मूंद कर कुछ देर तक अंतर ध्यान रहे। फिर थैले में से मुट्ठी भर भभूत निकालकर मेरे ललाट पर रगड़ दिया। मेरे समीप बैठी सुप्रिया की कौतुक निगाहें बिना पलक झपकाए उन्हें निहारती रही। कुछ पल कमरे में सन्नाटा पसरा रहा और फिर कुल पुरोहित की बातों से उस पल में जान पड़ गई। पुरोहित जी ने बताया कि तुम्हारी मुलाकात एक जिन्न से हुई थी, जिसके बाद थोड़ी देर तक वहां सन्नाटा रहा। पुरोहित जी ने गंभीर होते हुए आगे बोलना शुरू किया कि गली का आखिरी छोर ही उसका अंतिम दायरा था, इसलिए वह उसके आगे नहीं बढ़ पाई। हवा में फैली वह भीनी खुशबू और अचानक से ठंड का वो एहसास और कुछ नहीं उस जिन्न की उपस्थिति का प्रमाण था। अपनी अंगूठी के माध्यम से वो तुम्हें उस पारलौकिक दुनिया में लेकर जाना चाहती थी। अगर भूल से भी तुमने वो अंगूठी पहन ली होती तो बड़ा अनिष्ट हो जाता। उनकी बातें सुनकर मैं भीतर तक कांप उठा था। सुप्रिया ने मेरा हाथ थामकर मुझे शांत किया। पुरोहित जी ने बताया कि अब भयभीत होने वाली कोई बात नहीं, खतरा टल गया है, पर हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात्रि में भूल कर भी उस गली में कदम मत रखना। अभी तक उस जिन्न ने तुम्हें अपनी सुंदरता और प्यार के आकर्षण से मात्र अंगूठी के सहारे अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। बड़े किस्मत वाले निकले कि तुम उस गली के आखिरी छोर यानी उस दायरे को खत्म करके बाहर निकल चुके हो, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाया। उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। पुरोहित जी की बातों पर मैंने उन्हें रोक कर पूछा, पर पुरोहित जी, उस गली में तो इतने सारे लोग रहते हैं, उन सबका क्या प्रश्न सुनकर पुरोहित जी मुस्कुराए और मेरी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, क्या तुमने उस गली में उस स्त्री के सिवा किसी इंसान को देखा था? फिर अपने प्रश्न का जवाब खुद ही देते हुए उन्होंने कहा, नहीं ना। पता है क्यों? क्योंकि उस गली में रहने वाले लोगों को इस बात की जानकारी पहले से ही है, जिसकी वजह से रात्रि में कोई बाहर नहीं निकलता। कुत्तों का क्या? पुरोहित जी को बीच में रोकते हुए मैंने कौतुकवश प्रश्न किया। पुरोहित जी, एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी कि पहले दिन जब मैं उस गली में प्रवेश किया तो ढेर सारे कुत्ते मुझ पर भौंक रहे थे, और अगले दिन जब मैं उस गली में घुसा तो कुत्तों का नामो निशान भी नहीं था। तो क्या वह सब उस स्त्री का भ्रमजाल था? ये कहते कहते मैं चुप हो गया। वह बोले, तुमने सही समझा, वह उस स्त्री यानी जिन्न का भ्रमजाल ही था। जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं और वह किसी पर भी अपना प्रभाव आसानी से छोड़ सकते हैं और बड़ी आसानी से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तुम भाग्यशाली हो कि उसके चंगुल से बच निकले, और हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए अपनी शिफ्ट ड्यूटी सुबह की लगवा लो, ताकि शाम होने से पहले घर लौट सको। पुरोहित जी ने हिदायत देते हुए कहा कि समय से घर वापस आ जाया करो। और फिर पुरोहित जी ने अपने थैले में हाथ डालकर कुछ निकाला, पर इस बार वो अंगूठी नहीं थी, एक ताबीज थी। उस पर मंत्र फूंककर उन्होंने उसे मेरी ओर बढ़ाया, और इस बार मैंने उन्हें मना नहीं किया, बल्कि अपनी बाह आगे बढ़ा दी और उन्होंने मंत्र उच्चार के साथ उस ताबीज को मेरी बाजू पर बांधते हुए कहा कि इसे हमेशा अपने
हाथ में बांधे रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए उतारना मत। फिर हम पति पत्नी को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर पुरोहित जी चले गए। मैं ठहरा पढ़ा लिखा और ऊपर से शहर में रहने वाला इंसान, जिन प्रेत जैसी बातों पर मैंने आज तक कभी यकीन नहीं किया, जैसा कि मैंने गली में मिली उस स्त्री या तथाकथित जिन्न को भी बताया था कि किसी भी अनदेखी बातों पर मैं यकीन नहीं करता। मेरा दिमाग पुरोहित जी के द्वारा कई बातों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा था, पर उस गली में मैंने जो भी अनुभव किया था उसे सामान्य तो नहीं कह सकता। परिदृश्य को देखने के नजरिए हर किसी का परिदृश्य को देखने का नजरिया हर किसी का अलग अलग होता है। हर इंसान अपने हिसाब से परिस्थिति का आकलन कहता है। यह जरूरी भी नहीं है कि वह आकलन हर बार सच्चाई से मेल खाता हो, पर क्या सच है और क्या झूठ है, ना तो मैं जानता ना ही पुरोहित जी। यह तो सिर्फ ईश्वर को ही पता है। फिर उस स्त्री को, पर एक बात तो थी कि पुरोहित जी के तर्क भरे उत्तर से उस गली में घटी सिलसिलेवार घटनाओं, उस स्त्री के बारे में मेरे मन मस्तिष्क में उठते ढेरों सवालों पर अब विराम लग चुका था। हालांकि पुरोहित जी की बातें सुनकर मैं बहुत डरा हुआ था, जिसकी वजह से भूलकर भी अब उस गली में जाने की मेरी हिम्मत ना थी। आज उस घटना के करीब 10 साल होने को हैं और उस गली के पास मैं अनेकों बार गुजरा हूं, पर आज भी भीतर जाने की हिम्मत नहीं होती है। मन मस्तिष्क में बस यही एक सवाल घूमता है कि सच में वो स्त्री थी या जिन। तो दोस्तों, आज की हमारी ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और जो कहानी आपने सुनी वो मेरे दोस्त के अंकल के साथ रियल में घटित हुई घटना थी। जो कहानी मेरे दोस्त ने बताई, मैंने उसी को आपके साथ शेयर किया। मुझे पूरा यकीन है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। आप सुन रहे थे ब्लडी हॉरर स्टोरीज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।